नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। ये स्टैटिक्स जीके जीएस का 16वां क्लास है और यह वीडियो जो है वह यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी, रेलवे सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम उन क्वेश्चनों को लेकर आते हैं जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? साल 1896 में, या साल 1911 में, या साल 1884 में, या साल 1907 में? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि साल 1896 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हो रहा था। कोलकाता में अधिवेशन हो रहा था और उस समय का जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह थे रहमतुल्ला सिवानी। रहमतुल्ला जी थे उस समय कांग्रेस के, जो कोलकाता में अधिवेशन हो रहा था। और इसी दौरान ठीक है वंदे मातरम को गाया गया था। और यहाँ पर अगर गायन की बात करें तो इस वंदे मातरम को किसके द्वारा गाया गया था? तो वंदे मातरम को गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ठीक है वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम की रचना की बात करें तो यह रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की है। चटर्जी की है। और यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ। मठ पुस्तक है, उसी में इस रचना का जिक्र किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार राष्ट्रीय गान वंदे मातरम कब गाया गया था, तो पहली बार राष्ट्रीय गान वंदे मातरम जो है वह साल 1911 में गाया गया था। और इस समय दिल्ली दरबार ठीक है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और उसी दौरान जो है साल 1911 में ठीक है पंथी अरे जो है कि राष्ट्रीय गान वंदे मातरम को गाया गया था। लेकिन अगर बात किया जाए कि साल 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो साल 1911 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह कोलकाता में था। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह थे विशन नारायण धर, पंडित विशन नारायण धर थे। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान वंदे मातरम को कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान वंदे मातरम को साल 1911 में गाया गया था। और यह किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर की। और बुक का नाम क्या है? तो गीतांजलि। और आपने पता होना चाहिए कि एशिया में पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए मिला था, और किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। और कब मिला था? साल 1913 में। 1913 में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस कृति के लिए? तो गीतांजलि के लिए। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका ए, कि पहली बार राष्ट्रगीत जो है वह साल 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि संसद का बजट सत्र कब से कब तक होता है? जुलाई से सितंबर तक, फरवरी से मई तक, या नवंबर से दिसंबर तक? तो जैसा आपने पता है कि भारतीय संविधान में कुल 3 सत्रों के बारे में कहा गया है। और वह 3 सत्र हैं कौन कौन से? तो फरवरी से जो आपका मई का होता है ठीक है फरवरी से जो मई होता है वो बजट सत्र होता है। उसके बाद जो होता है नवंबर से दिसंबर वाला, इसको हम लोग शीतकालीन सत्र के नाम से जानते हैं, शीतकालीन सत्र। और जो आपका होता है जुलाई से सितंबर का, इसको मानसून सत्र के नाम से जानते हैं, मानसून सत्र के नाम से जानते हैं। तो यह 3 सत्रों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। और सत्र की शुरुआत जो होती है, अगर आपसे पूछा जाए किसी भी सत्र की जो शुरुआत होती है किसके द्वारा होती है, तो किसी भी सत्र की जो शुरुआत होती है वह राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से, अभिभाषण से किसी भी सत्र की शुरुआत होती है। और इसकी व्याख्या किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 87 में इसकी व्याख्या किया गया है। किसी भी सत्र की जो शुरुआत होगी वह राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी सत्र को आहूत कौन करता है, यानी कि बुलाने का कौन कार्य करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किसी भी सत्र को ठीक है समाप्त कौन करता है, भंग किसे मतलब कि कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन मतलब इसको हम लोग कहते हैं विघटन। किसी भी सत्र का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि किसी भी सत्र को स्थगित कौन करता है, अगर कोई सत्र चल रहा है तो उसमें स्थगित करने का कार्य कौन करता है, तो वह अध्यक्ष करता है।
वह लोकसभा का अध्यक्ष हो, विधानसभा का अध्यक्ष हो, या राज्यसभा का सभापति हो, या विधानसभा का सभापति हो, तो स्थगित करने का कार्य जो होता है वह अध्यक्ष के पास होता है। लेकिन आहूत और सत्र को विघटित करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सत्र को आहूत, जिसको हम लोग अभिभाषण की बात करते हैं, इसकी व्याख्या आर्टिकल 87 में किया गया है। हालांकि आपसे पूछा गया है कि संसद का बजट सत्र कब शुरू होता है, तो संसद का जो बजट सत्र शुरू होता है फरवरी से मई तक चलता है, तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अगर पदेन अध्यक्ष की बात किया जाए तो वह प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। किसी मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। इनमें अगर अधिकतम सदस्यों की बात किया जाए तो इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 9 हो सकती है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि इसको कब बनाया गया था, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जो है वह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी साल 2005 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए किस एक्ट के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो NDMA एक्ट साल 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, तो वह प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री के साथ अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 9 इसमें हो सकती है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, या कर्नाटक? तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर साल 1953 को। और किस भाषा के आधार पे? तो यहाँ पे तेलुगु भाषा के आधार पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो बोला जाता है वह तेलुगु बोला जाता है, तो तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है, इसको भारत का पहला राज्य बनाया गया था भाषाई आधार पर। जैसा कि आपने पता है कि आंध्र प्रदेश को काटकर 2 जून साल 2014 को एक नया राज्य बनाया गया, तेलंगाना। तो यह आंध्र प्रदेश से ही कटकर बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से ही कटकर आपका तेलंगाना बना है 2 जून साल 2014 को। वर्तमान समय में भारतीय संघ में अगर राज्यों की बात किया है तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज हैं, ठीक है, और 28 स्टेट्स हैं। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? आईपीसी 147, आईपीसी 193, आईपीसी 268, या इनमें से कोई नहीं? तो झूठे साक्ष्यों की अगर बात किया जाए तो झूठे साक्ष्यों के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है आईपीसी 193 में किया गया है। तो सही आंसर होता है बी। अन्य की अगर बात किया जाए कि अगर धारा 147 की बात किया जाए कि आईपीसी धारा 147 में क्या है, इंडियन पिनल कोड 147 में, तो इसमें दंगे के बारे में कहा गया है। दंगा अगर आप करते हैं तो उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद आईपीसी 268 की अगर बात किया जाए तो आईपीसी 268 में जो है कि सार्वजनिक उपद्रव अगर आप करते हैं, सार्वजनिक उपद्रव आप करते हैं तो उसमें दंड का प्रावधान किसमें है? 268 में है। और कहीं पे अगर आप दंगे में पाए जाते हैं तो दंगे के लिए दंड का प्रावधान आईपीसी 147 में है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है बी कि झूठे साक्ष्यों के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है 193 में किया गया है, दंगे के लिए दंड का प्रावधान 147 में किया गया है, सार्वजनिक जगहों पर अगर आप उपद्रव करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान आईपीसी 268 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उमानंद क्या है? सितार वादक है, चक्रवात है, उड़ीसा का द्वीप है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर बात करते हैं कि उमानंद जो है उड़ीसा का एक द्वीप है और इसे मयूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, मयूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ उमानंद अगर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे तो सही ऑप्शन सी होता है। लेकिन जैसा कि आपने पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। नदी द्वीप की अगर बात किया जाए तो वह माजुली है। और किस राज्य में? असम में है। और उसी प्रकार से यह सबसे बड़ा है। और अगर आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे छोटा जो नदी द्वीप है
उसका भी नाम क्या है, उमानंद है। उमानंद है, और ये भी कहाँ पे स्थित है, असम में। और यह किस नदी में बनती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो दोनों के दोनों, अगर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो माजुली, ये भी ब्रह्मपुत्र पर बनता है। दुनिया के सबसे छोटा नदी द्वीप की बात करें तो उमानंद, ये भी ब्रह्मपुत्र पर बनता है। हालांकि यहाँ पर ठीक है नदी द्वीप नहीं दिया और उड़ीसा का द्वीप दिया है, तो उड़ीसा में उमानंद है और इसको मयूर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो एडवांस में इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि सबसे छोटे नदी द्वीप का भी नाम क्या है, उमानंद है, जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। और ये फैक्ट तो सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह माजुली है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में बनता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है कि उड़ीसा का द्वीप एक उमानंद है और इसे मयूर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट का प्रबंध एक्ट को संसद में कब अनुमोदित किया गया था। तो यहां पर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट का प्रबंधन एक्ट को संसद में साल 2003 में अनुमोदित किया गया था। तो सही आंसर होता है सी। और इसके अगर उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था राजकोषीय घाटे को कम करना। अगर ये पूछा जाए कि किस उद्देश्य से ठीक है इस एक्ट को लाया गया था, तो राजकोषीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। अगर अन्य की अगर हम यहाँ पे बात किया करें तो यहाँ पर अन्य जो है आपका कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी मतलब एक्ट कब लाया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी जो है आपका एक्ट कब लाया गया था, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट लाया गया था साल 1973 में। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि झारखंड का कौन सा नृत्य आदिवासी नृत्य है। ऑप्शन है आपका सरहुल या झूमर या जाट जाटिन या धोबिया। तो यहाँ पे अगर बात करें कि झारखंड का कौन सा नृत्य आदिवासी नृत्य है, तो झारखंड का जो है झूमर नृत्य जो है वह आदिवासी नृत्य है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे अन्य फैक्ट के बारे में बात करें तो इसमें जो होता है कि खेती के मौसम में ठीक है इसको कब किया जाता है, तो खेती के मौसम में ठीक है किया जाता है। और यहाँ पे अगर पाइका की बात किया जाए ठीक है, एक पाइका नृत्य ये भी पूछा जाता है कि पाइका को कब किया जाता है, तो पाइका को जो होता है इसे मार्शल डांस के नाम से जानते हैं और इसको पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पे अगर जाट जाटिन की यहाँ पर अगर जावा की बात किया जाए तो जावा जो होता है वह कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। लड़कियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। तो हालांकि आप पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा नृत्य जो है आदिवासी नृत्य है, तो झूमर है और इसको खेती के मौसम में किया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अगला है आपका कि अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। सरोज से, संतूर से, वीणा से या सुरबहार से। तो यहाँ पे बात करते हैं अन्नपूर्णा देवी का, तो इनका संबंध जो है वह सुरबहार वाद्य यंत्र से है। तो सही आंसर होता है डी। अब इनके बारे में जान लेते हैं अन्नपूर्णा देवी के बारे में। तो अन्नपूर्णा देवी को साल 1977 में भारत का जो है तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है वह पद्म भूषण है। तो साल 1977 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अगला है कि महादेवी काली की पूजा के लिए तेलंगाना में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। भटुकम्मा, बोनालू, शरद महोत्सव या इनमें से सभी। तो यहाँ पर महादेवी काली की पूजा के लिए तेलंगाना में जो है वह बोनालू उत्सव को मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्विमिंग का प्रकार है। फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक या इनमें से सभी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि स्विमिंग के ये सभी प्रकार हैं। तो सही आंसर होता है डी कि इनमें से सभी जो है यह स्विमिंग के प्रकार हैं। इसमें से स्विमिंग के कुछ और प्रकार की अगर बात किया जाए तो इसमें जैसे कि फ्री स्टाइल दिया है, यह भी स्विमिंग का प्रकार है। ब्रेस्ट स्ट्रोक दिया है, यह भी स्विमिंग का प्रकार है। बैक स्ट्रोक दिया है, यह भी स्विमिंग का प्रकार है। और इसके अलावा एक आता है बटरफ्लाई, तो यह भी एक स्विमिंग का प्रकार है।
अब यहाँ पे अगर स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग जो पूल जो बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें अगर लंबाई की बात किया जाए तो स्विमिंग पूल की जो लंबाई होती है वह 50 मीटर की होती है। और इसमें अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो चौड़ाई लगभग 21 मीटर होता है। और गहराई की अगर बात किया जाए तो गहराई जो होता है वह 1.8 मीटर होता है। और स्विमिंग पूल में जो लेन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लोग तैरते हैं तो उसमें कई लेन होते हैं, तो स्विमिंग पूल में जो होते हैं मुख्यतः 3 लेन होते हैं, ठीक है। या तो वह 6 लेन का होगा, या तो वह 8 लेन का होगा, या तो वह 10 लेन का होगा। तो 6 लेन, 8 लेन और 10 लेन का, ठीक है, स्विमिंग पूल होता है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अगर साथ ही साथ यहाँ पे भारतीय कुछ स्विमर्स की अगर बात किया करें तो साजन प्रकाश, ठीक है, साजन, अगर आपसे पूछा जाए कि साजन प्रकाश का संबंध किससे है तो साजन प्रकाश जो है वह स्विमिंग से संबंधित है। तो साजन प्रकाश हो गए। इनके अलावा जो आते हैं भंवर सिंह हो गए, और जो आते हैं संदीप सेजवाल आते हैं, संदीप सेजवाल। और एक और खिलाड़ी है जिनका नाम है सचिन नाग, सचिन नाग। तो ये लोग भारत के प्रमुख स्विमर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क किसकी पुस्तक है? रोशनी नीलकनी की, या सुधा मूर्ति की, या ट्विंकल खन्ना की, या नीता अंबानी की? तो यहाँ पे द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, ये जो पुस्तक है यह सुधा मूर्ति की है। तो सही आंसर होता है बी। अन्य कुछ लोग हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कि अभी हाल ही में स्टील बॉर्न, ठीक है, रोशनी नीलकनी की जो पुस्तक है जो काफी चर्चे में रही, उसका नाम है स्टील बॉर्न, ये इनकी पुस्तक है। और नीता अंबानी की बात करें तो नीता अंबानी की अगर पुस्तक जो है यह है सी वॉल्क सी लीड, सी वॉल्क सी लीड्स, ये जो है नीता अंबानी की पुस्तक है। और साथ ही साथ अगर ट्विंकल खन्ना की बात करें तो यहाँ पर जो ट्विंकल खन्ना की जो पुस्तक है मिस्टर फनी बॉन्ड्स है, मिसेस फनी बॉन्ड्स। ये ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि देवका बीच किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यहाँ पे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। मुंबई में, केरल में, दमन द्वीप में, या आंध्र प्रदेश में? तो देवका बीच की अगर बात किया है तो देवका द्वीप जो है वह दमन द्वीप में स्थित है। और यहाँ पर मुख्यतः यह फेमस क्यों है? तो यहाँ पर मुख्यतः काली रेत पाई जाती है, काली रेत पाई जाती है, तो जिसके कारण यह काफ़ी प्रसिद्ध है। तो देवका बीच जो है वह दमन द्वीप में। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जो है काफ़ी फेमस जो है जुहू बीच है। और अगर वर्कला बीच की बात किया जाए तो वर्कला जो बीच है वह केरल के कोच्चि में स्थित है। मरीन बीच की अगर बात किया जाए तो मरीन बीच जो है वह चेन्नई में स्थित है। तो ये कुछ आपके प्रमुख बीच हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? साल 1347 में, या साल 1350 में, या साल 1518 में, या साल 1425 में? तो बहमनी सल्तनत की अगर स्थापना की बात किया है तो बहमनी सल्तनत की स्थापना साल 1347 में की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? तो वह थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा, ठीक है। इनका एक शॉर्ट नाम आता है जिसको हम लोग हसन गंगू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हसन गंगू दे दे या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह दे दे। तो बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 में इनके द्वारा की गई थी। और यहाँ पे अगर बहमनी सल्तनत की अगर बात किया जाए तो बहमनी सल्तनत जो था वह 5 भागों में बटा था। वह कौन कौन सा था? तो पहला था गोलकुंडा, दूसरा था बीजपुर, तीसरा था बीदर, बरार और अहमदनगर। तो यह 5 भागों में बहमनी सल्तनत बटा था।
और उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए कि 1518 में यह 5 भागों में मतलब कि बट गया था और इसकी पहली जो राजधानी थी वह गुलबर्गा थी। गुलबर्गा इसकी पहली राजधानी थी जो 1347 से लेकर 1425 तक रही और उसके बाद इसकी राजधानी अलग अलग बदलती रही। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि साल 1425 के बाद इसकी जो राजधानी बन गई वह मोहम्मदाबाद जो कि बीदर में पड़ता है, ठीक है। 1425 के बाद इसकी जो राजधानी है मुअम्माबाद बनी थी, मुअम्माबाद, ठीक है। और यह कहाँ पड़ता था? बीदर में। तो हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बहमनी सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? 1347 में। किसके द्वारा? हसन बहमन शाह या हसन गंगू के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी नहीं थी चंद्रगिरी, हम्पी, पेनकुंडा या मदुरई। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की कभी भी राजधानी मदुरई नहीं रही। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे अन्य के बारे में जानते हैं कि विजयनगर की जो पहली राजधानी थी, ठीक है, विजयनगर की जो पहली राजधानी थी वह हम्पी थी, ठीक है। और यह कब से कब तक रही? तो यह थी आपका 1336 से लेकर 1565 तक। उसके बाद विजयनगर की जो दूसरी राजधानी थी, ठीक है, वह दूसरी राजधानी की अगर बात करें तो विजयनगर की जो दूसरी राजधानी थी वह थी पेनकुंडा। पेनकुंडा जो थी यह इसकी दूसरी राजधानी थी और यह कहाँ पड़ता है पेनकुंडा? तो आंध्र प्रदेश में। और विजयनगर की जो तीसरी राजधानी थी वह चंद्रगिरी थी और विजयनगर की जो चौथी राजधानी थी वह थी बिल्लौर, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग समय में, ठीक है, इसकी 4 राजधानियां थी। पहली हम्पी थी जो कि कर्नाटका में पड़ता है, उसके बाद पेनकुंडा थी जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, उसके बाद चंद्रगिरी आता है, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है बिल्लौर। तो ये इनकी 4 राजधानी थी। अगर बात किया जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने करी थी। हरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने करी थी। इस समय दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजवंश था? तो तुगलक राजवंश था, तुगलक राजवंश था, ठीक है। और इस समय, ठीक है, तुगलक राजवंश में कौन सा शासक हुआ करता था? तो गयासुद्दीन और जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तुगलक का शासन था। इसी दौरान, ठीक है, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। विजयनगर साम्राज्य के अगर सबसे शक्तिशाली राजा की बात किया जाए तो कृष्णदेव राय आते हैं, कृष्णदेव राय। और यह मुगल वंश के किस राजा के समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे, ठीक है, बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। और यह जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक माने जाते हैं। तो हालांकि जो दिया गया था क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी नहीं थी, तो मदुरई नहीं थी। कौन कौन सी राजधानियां थी आप मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये था स्टैटिक्स जीके जीएस का 16वां क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।